बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। इसमें कोई शक नहीं, मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त इलेक्शन की कंपेन है बिल्कुल नाक की सीध में है। उनको अपना गोल का भी बहुत अच्छे से अंदाजा है, जो उन्होंने अचीव करना है उसका भी बहुत अच्छे से अंदाजा है। और हाँ, अभी सियासी कंपेन उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन जोड़ तोड़ जिस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत से इशारे भी मिल रहे हैं और वो कहते हैं वो शरीकों को आग भी लग रही है, वो अपने सवाल भी रेस कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें होती हुई नजर तो आ रही है। और हाँ, अगर कहीं थोड़ी बहुत रुकावट नजर आती है तो फिर आप वो सियालकोट की कल की 2 तकरीर और एक खिताब कन्वेंशन से भी और बिजनेस कम्युनिटी से भी, वो ज़रा आप सुन लें, जिसमें मियाँ साहब खुद भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अब एक टोन थोड़ी चेंज है। वो मीनार पाकिस्तान वाली उनकी टोन नहीं थी, जिसमें फ़ाम तफ़हीम और सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ने वाली बात नहीं थी। वो फिर क्यों निकाला वाला ज़ख्म बाकायदा खुरचते हुए नज़र भी आए। 5 जजेस से मुतल्लिक भी उन्होंने सवाल रेस किया और उन लोगों से भी मुतल्लिक उन्होंने सवाल रेस किया जिनके पहले वो नाम ले लेते थे कि मुझे निकाल के उन्होंने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया। वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिन्हें जो मुझे निकालने के बाद जिनको लाया गया, जिनको बिठाया गया, जिनको बुलाया गया, यानी यहाँ तक थे। और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो बता रहे थे कि मेरे पास ये तमाम अल्फाज मौजूद हैं। बहरहाल ऐसा गुमान ज़रूर लगा कि नवाज शरीफ साहब अपनी टोन पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, आने वाले चंद दिनों में वो चीज़ें भी वाज़ेह हो जाएंगी। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी हद तक कोशिश तो कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल हो जाए। बिलावल साहब ने कल तस्वीर भी अपनी फैमिली गेट टुगेदर के साथ कर दी, लेकिन वो तस्वीर भी इतने को ज़्यादा सवालिया निशान दे रही थी कि जिसमें हम ये देख रहे थे कि बिलावल साहब की शेप भी बड़ी हुई है, शर्ट पर पानी भी गिरा हुआ है और जरदारी साहब की शर्ट कहीं जा रही है और कोट कहीं जा रहा है। और लग रहा था कि हालांकि ये जिस किस्म के पब्लिक फिगर और कितने बड़े सियासतदान हैं, इनकी ये तस्वीरें बहुत मैटर करती हैं और बिलावल साहब और जरदारी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन बहरहाल किसी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो खबरें हैं जिसमें बाप और बेटे के इख्तलाफात के हवाले से, इसको नून लीग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यह मामला हम डिस्कस करेंगे। दूसरी एक चीज़ जो आमतौर पर डिस्कस नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही रियासत और अवाम है, तो अवाम ने आज कुछ रियासत से सवाल करने हैं। हमारे माहौल के साथ आप लोगों ने क्या किया? अवाम ने रियासत के साथ सवाल करने हैं कि हमने स्कूल बंद करके ऐसे माहौल में कौन सी बेहतरी ले आए, हमने कारोबारी इदारे बंद करके ऐसा कौन सा कला फतह कर लिया कि जो हम प्लानिंग के अंदर नहीं कर सके। ये मामला पिछले 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं। अगर सिर्फ पर्टिकुलर पंजाब की बात की जाए तो इस दौरान शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला रहे, इस दौरान परवेज़ इलाही भी रहे, इस बार उस्मान बुज़दार भी रहे और न जाने किस किस ने पंजाब को फतह करने का दावा किया। लेकिन हाँ, हालत ये है कि इस पूरे महीने में हम बच्चों को स्कूल खुशी से भेज नहीं पा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी साहब से कि सियासत में दरअसल क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया करमानी साहब आपके वक्त का। करमानी साहब, हमने देखा कल सियालकोट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की टोन मीनार पाकिस्तान की निस्बत थोड़ी तब्दील थी। 5 जजेस तक भी आए और जिम्मेदार भी उतने गुनाहगार ठहरे, यहाँ तक भी आए। कुछ बीच में मामला अटक गया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना मामला कोई अटका है, ना उन्होंने कोई नई बात की है, ना कोई पुरानी बात की है। नवाज शरीफ साहब काफी अच्छे से उनका एक बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हर इदारा जो है वो आइन और कानून के तहत उसको चलना चाहिए। और उन्होंने माजी के वाकयात दोहराए जो बड़े तकलीफ दे हैं और जिससे उनको गुजरना पड़ा, और उसका उन्होंने जरूर कहा और वो पहले भी कहते रहते हैं कि ये क्यों किया गया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। कि एक बड़े अच्छे तरीके से 2017 तक एक गवर्नमेंट चल रही थी, महंगाई कंट्रोल में थी, बिजली के मामला, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, सी पैक आ चुका था, स्टॉक मार्केट जो सी थी वो अपनी सतह पर बुलंद तरीन सतह पर थी। तो क्या वजह हुई फिर के नवाज शरीफ साहब की अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत कर दिया गया? वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और माजी में भी उन्होंने इस बारे में बात की है कि तमाम इदारे जो हैं, अब वक्त आ गया है कि उनको आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, ये एक सर्टन डिमांड थी, सजेशन थी अवाम और बिजनेस कम्युनिटी से, क्योंकि ऐसे ही नहीं तमाम अखबारात की आज हेडलाइंस है और प्राइम टाइम की टॉप स्टोरीज है, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया ने महसूस किया इस बात को कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुझे सब मालूम है, मैं ये सब कह सकता हूँ। देखिए, जिस शख्स पर जो गुजरती है उससे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। और नवाज शरीफ साहब के साथ जो एक जुल्म किया गया और एक उनको कोई जब करप्शन का, कोई माली बदलवानी का उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो उसके बाद उनको
बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वो एक एसेट करार देकर उनको उकामा की बुनियाद पर उनको नाअहल करार दे दिया गया। ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब जाहिर है एक शख्स के साथ ज्यादती हुई है, और क्या वो अपनी ज्यादती जो हुई उसके साथ, नाइंसाफी हुई उसके साथ, क्या वो उसकी बात करना जुर्म है? कोई मैं नहीं समझता ऐसी बात। यानी अभी नामों के बगैर यानी मियाँ साहब पूछते रहेंगे मुझे क्यों निकाला? देखिए, ये नामों की बात नहीं होती है, ये एक माइंडसेट की बात होती है कि और जब जमहूरी हुकूमत होती है तो फिर उस जमहूरी हुकूमत को एक तो टर्म पूरी करने की इजाजत होनी चाहिए, खुसूसन जब एक जमहूरी हुकूमत जो है वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर रही हो। और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जौन सी थी, अगर आप कंपैरिजन करें कि जब से उनको निकाला गया एक फेक और मैं तो उसको कहूँगा झूठे केसेस में, तो उसके बाद आप देखें फिर पाकिस्तान की मईशत भी लुढ़कती गई और पाकिस्तान का इखलाकियात भी तबाह हुई। तो जाहिर है जो माजी में हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको जाहिर अगर को हाईलाइट करता है तो उसे सबक हासिल करना चाहिए, ना कि उस पर तनकीद करनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने कल ये भी कहा कि अगर यूं ही FIR दर्ज करती जाएंगी तो मुल्क कैसे आगे चलेगा, यूं ही वजीर आजम को अगर जेल भेजा गया तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। तो इमरान खान भी तो वजीर आजम ही है ना? इमरान खान अब तो वजीर आजम नहीं है, वो साबिक वजीर आजम है। लेट मी फर्स्ट करेक्ट यू। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब के और नवाज शरीफ साहब के मामला में तो जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बढ़कर कि उन्होंने पाकिस्तान पर, पाक फौज पर और शोहदा की यादगारों पर हमले करवाए उन्होंने, तो उनका तो डिफरेंट है। हमने मगर जेल में तो है ना सर, अगर मौजूदा वजीर आजम नहीं है तो जेल में तो है ना। नवाज शरीफ साहब भी तो कभी वजीर आजम होकर जेल में तो नहीं गए। अगर वो नवाज शरीफ साहब तो बेगुनाह जेल में गए, इमरान खान तो अपने करतूतों की वजह से जेल में। ठीक, उसने पाकिस्तान पर हमला किया, आप क्यों भूल जाते हैं कि आपने मियां वाली बेस पर हमला किया, उसने शोहदा की मज़ार की कब्रों की बेहुरमती की, उसने जिना हाउस पर हमला किया। आप कैसे घोड़े और गधे को मिला सकते हैं? ठीक ठीक। अच्छा, आप ही की पार्टी के अब सीनियर रहनुमा बन चुके हैं राजा रियाज साहब, वो ये कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बननी है। तो अगर नेशनल गवर्नमेंट बननी है तो जारी बात है फिर तमाम सियासी जमातें उसके अंदर शामिल होंगी, डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसके अंदर नहीं होगी। तो फिर इतनी शोशा किस चीज़ की है, ये जोड़ तोड़ क्या है, जब हर चीज़ डिसाइड है कि PDM ही तरह का एक सेटअप बनने जा रहा है, तो फिर ये क्यों इतनी मुखालफतें और ये बयानात और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? सलमान साहब, ये आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में ये गहमा गहमी होती है, सियासी बयानबाजियां होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को जो असल इस मुल्क का इशू है, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, उसका मंशूर देना होगा, इकोनॉमिक रोड मैप देना होगा। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ और कहता हूँ और हामी हूँ कि वो लोग जो सानेहा 9 मई के बराह रास्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार थे, उनको माइनस करके PTI को एज ए जमात भी उनको इजाजत होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की। बिल्कुल, मैं इस पे दो राय नहीं है मेरी। अच्छा आसिफ साहब, आप आमतौर पर आपका शायद बहुत सी दुनिया को नहीं पता मुस्लिम लीग नून में और मुस्लिम लीग नून की सियासत में क्या किरदार है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बड़े बड़े मेल मिलाप और बड़े बड़े इत्तेहाद कराने में आपका बहुत बड़ा किरदार होता है। अभी तक हम मुस्लिम लीग नून को देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में चीज़ों को शामिल कर रही है, सिंध में जमातों को शामिल कर रही हैं, KPK के हवाले से भी एक टीम उन्होंने तश्कील दे दी है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर रही है, इलेक्टेबल्स तक तो पहुंची है। अगर यही स्टेप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में पीपल्स पार्टी ने उठा लिया तो पंजाब में आपका क्या बनेगा? देखिए, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, वो अपने सियासी फैसले करने में आजाद है। वो कल को क्या करते हैं, कल को क्या नहीं करते हैं, ये तो उनकी सवाबदीद पे है। जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है, हमारा तो ये चंद दिनों के बाद पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और हमारे जल्द ही उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे। बाकी कौन सी जमात किससे इत्तेहाद करती है, किससे नहीं करती, एक तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। हाँ, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये पावर पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है, और मैं अपनी जमात के लोगों से भी अर्ज करता रहता हूँ
कि हमें ये जो लोटे हैं जो सुबह कहीं दोपहर कहीं शाम कहीं होते हैं, इनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। ये सो कॉल्ड जो इलेक्टेबल्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान में फिर बाप पार्टी का क्या करेंगे, एमक्यूएम का क्या करेंगे, फिर तो बचना ही कुछ नहीं है। मैंने अपनी जाती राय दी है ना जी कि मैं तो, लेकिन जो पार्टी का फैसला होगा, मैंने तो पहले कहा है जबरदस्त, ये पावर पॉलिटिक्स है। इस पाकिस्तान जब से बना है इसमें पावर पॉलिटिक्स हुई है और हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अब सियासत में ये जोड़ तोड़ चलता है और जो पार्टी इस पे अपना एक पॉलिसी होती है, मैं उसका पाबंद हूं पार्टी पॉलिसी का, लेकिन मेरी एक जाती राय भी है। मैं जाती और ये जाती राय आप बहुत दलेरी से दे रहे हैं, कोई शक नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने एक और पॉइंट आपसे, एक और सवाल का जवाब लेना है। ये तो आपको भी बड़े अच्छे से पता है कि कम से कम पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। वही केपीके जहां बिलावल साहब मुसलसल जलसे और रैलियां और सारे कन्वेंशन कर रहे हैं, उसी केपीके में आज भी एक FIR दर्ज हुई और शेर अफजल मरवर साहब के ऊपर FIR दर्ज हो गई। यानी छोटे छोटे कन्वेंशन जो वाकई विजिबल है, नज़र भी आते हैं कि हाँ पब्लिक उधर पहुंची। ये सब हो रहा है। क्या इन हालात में जब दो जमातों को इजाज़त हो और एक जमात को इस तरह कॉम्प्रेस कर दिया जाए, आपको भी लड़ने का मजा आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप मुझे इस वक्त जब तक हम बात कर रहे हैं, मुझे ये फरमाइए कि पीटीआई ने कोई पार्लियामानी बोर्ड का ऐलान किया, पीटीआई ने कोई उसमें अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पीटीआई के तो सारे जो उम्मीदवार इलेक्टेबल थे, जो RTS बिठाकर जितवाए गए थे 2018 में, वो तो कोई रूपोश हो गया है, कोई फरार है, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया है। तो पीटीआई तो ऑलरेडी तितर बितर है। सर जलसा तो करने देना, पहले सर जलसा तो करने देना, करना चाहिए, उन्हें इजाजत देनी चाहिए उन्हें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि एज अ पार्टी इस वक्त उसके जो हालात हैं, उसके जो बड़े बड़े स्टॉल वॉर्ड थे, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग रहे हैं। तो उसकी तो पार्टी की ना तो तंजीम सर भाग रहे हैं, भगाया जा रहा है। ये बताइए ना, लॉन्ड्री बड़ी तगड़ी है IPP की शक्ल में। नवाज शरीफ को 2017 में निकाला गया, आज 2023 है, मुझे क्यों नहीं मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई? PMLN का एक बंदा भी नहीं टूटा। आपका क्या ख्याल है, हमारे पे दबाव नहीं आए होंगे? लेकिन जो नजरियाती लोग होते हैं वो फिर हर तरह की मुश्किल का सामना करते हैं। सियासत जो है ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों का बिस्तर है। ठीक, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? लेकिन मैं ये समझता हूं कि तमाम जमातों को बशमूल पीटीआई को, मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि उनको गले का निशान भी दो। लेकिन जो लोग 9 मई के वाकया के जिम्मेदार हैं, उनको हर दिल सियासत करने की इजाजत देने के मैं हक में नहीं कहूँ। नहीं, हम भी उस हक में नहीं है जी, उनको सजा दे। मगर केपीके में अगर दीर के अंदर कोई जलसा हो रहा है, उसे रोकना तो बुरी बात है ना। उनका 9 मई से तो कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तो पहले ही अर्ज कर दिया कि उनको सियासी एक्टिविटी की इजाजत देनी चाहिए उन लोगों को। या तो आप सलमान साहब, आप या तो फिर उसकी आप कहें कि अच्छा हुआ जो 9 मई को हुआ, बिल्कुल भी नहीं, उससे आगे कभी भी नहीं कहेंगे। कभी तो भी नहीं। 9 मई वालों को माइनस करके, जो जिम्मेदारान थे उनको माइनस करके, बाकी पीटीआई को कन्वेंशन या जलसे करने की इजाजत होनी चाहिए। आपने 2017 तक की कारकर्दगी का बताया, लेकिन 2017 से 2018 के दरमियान शाहिद खाकान अब्बासी थे, उसको मिन्हा कर दिया जाता है। पिछले 16 महीने को मिन्हा कर दिया जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होगा? स्लिप टांग होगा। मैं 2018 तक की बात, आई करेक्ट माई सेल्फ, टिल 2018। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ करवानी साहब, सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमसे बात कर रहे थे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सिर्फ सियासी जमातें जहां लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, कुछ को जलसे करती हैं और कुछ को इजाज़त नहीं है, वो जलसे करती हुई नज़र भी नहीं आ रही। लेकिन एक ऐसी भी ज़िंदगी है पाकिस्तान के अंदर, वो है अवाम की ज़िंदगी, जो लिविंग प्लेइंग फील्ड मांगना चाह रही है। और वो कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी तरफ आज की तारीख में तो मौजूदा हुक्मरान किसी तरफ तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आ रहे। शायद एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं या आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करें। लेकिन ये मामला पिछले चंद महीने, चंद सालों के नहीं हैं, 2 दिहाइयाँ गुजर चुकी है। जी हाँ, माहौलियात का मामला है, पाकिस्तान की मईशत का मामला है, इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। यह ज़रूर कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में ये प्लान है, 10 साल में ये प्लान है, और इसमें जी हाँ पाकिस्तान के दीगर इदारे भी अब शामिल हो चुके हैं। यह अहम तरीन इशू है क्योंकि अवामी इशू है, हमने इस पर बात करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराऊँ,
प्रोग्राम के हिस्से में डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो हमारे साथ होंगे जी। नसीमुर रहमान, डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात। और इस मामले में और आजकल के रोज़ में स्पेशली पंजाब की अगर सूरत हाल पर देखें तो माहौल इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि तमाम दुकानें बंद करके देख ली, बाज़ार बंद करके देख लिए, बच्चों के स्कूल बंद करके देख लिए, लेकिन इंडेक्स में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, जी हाँ, उससे सेकंड नंबर पर लाहौर नहीं आ रहा। और यही हाल कराची का भी है। ये किसकी जिम्मेदारी है और इसके लिए वाकई ठोस इकदाम क्या है? सिर्फ दुकानें बंद करने से, स्कूल बंद करने से मामला होंगे? ये तमाम सवाल जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मौजूदा हालात में सरमायाकारी सहूलत कौंसल है, एक खसूसी तौर पर बनाई गई, जिसमें आर्मी चीफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और इनका प्लान है कि आइंदा 5 साल में $60 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी। वो किस खपत में इस्तेमाल होगी? इट्स अनदर थिंग। क्या ये मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो समझने की है कि क्या हमें इस सरमायाकारी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान में अगर 14% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है, इसको आसान समझना ये है कि चाइना में 35 है, इंडिया में 30 है, ईस्ट एशिया में 30 के करीब रहा है, बांग्लादेश में 28-30 है। तो हम तो उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम डोमेस्टिकली भी नहीं कर रहे, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.5-2 बिलियन डॉलर रही है पिछले 10 साल में। तो एक तो बात क्लियर है कि अगर एग्रीकल्चर को अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करना है, तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र तो पाकिस्तान में मस्ट है। अगर आपने अपने मादनियात निकालने हैं, आपके पास एक भी कंपनी इस लेवल की नहीं है जो कि जाके डिग कर सके, चाहे जितना मर्जी कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, गोल्ड जो है वो वहाँ पे पड़ा हो। तो ये तो बात बिल्कुल अया है। आप ये एटमॉस्फेयर बना पाए हैं, ये भी बात अया है कि आप नहीं बना पाए। 2016 में मैंने एक किताब लिखी थी, BOI की वेबसाइट पे आज भी पड़ी हुई है कि कहाँ कहाँ रेगुलेटरी गिलोटीन करके रेगुलेशन को क्लीन करने की ज़रूरत है, हम नहीं कर पाए। तो अब आप SIFC के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लॉग्ड आर्टरीज, ओवर रेगुलेशन, less importance to investment coming in, hurdles in investment, और पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया जाए कि हम डेट के अलावा इन्वेस्टमेंट भी मांगना चाहते हैं। ये है होल बॉल गेम, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। कई प्रोविंसेस जो हैं वहाँ पे मामलात हल होने हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्स आर्मी लीड करती है, केयर टेकर गवर्नमेंट लीड करती है, ब्यूरोक्रेसी लीड करती है। ये इन तीनों को इकट्ठा करके ही चलना है, और कोई चारा है नहीं हमारे पास। डॉक्टर साहब, इसके लिए स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, स्किल्स होना बहुत जरूरी है। और पिछले हमने लाखों की तादाद में मुल्क से बाहर स्किल्ड बच्चे बच्चियां चली गई। अगर ये चीज़ हो, क्योंकि स्किल तो हमारे पास एटम बम बनाने का है, बना लिया, मिसाइल बनाने का भी है, टैंक बनाने का भी है, लेकिन सिर्फ यही ज़रूरत नहीं है ना मुल्कों को, हमको अब दीगर चीज़ें भी हैं। तो वो स्किल्ड जो एक फर्टर्निटी है, उसको किस तरह लेके आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो सबसे ज़्यादा जंगी बुनियाद पे तो इधर काम होने वाला है। सलमान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इस वक्त लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और अगर ये फिगर्स जो कि बहुत ही बढ़े हुए पिछले 1 साल में दिखाई दे रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। पर आपने दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट की है सलमान, जो काम पाकिस्तान करना चाहता है ना, वो चाहे हमारा बॉम्ब हो, चाहे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, चाहे पाकिस्तान स्मगलिंग, होर्डिंग, अभी रिसेंट बात कर रहा हूँ, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोकना हो, डी डॉलराइजेशन करनी हो, यह भी हमने करके दिखाया है ना सारे काम। 13-16 में जब IMF का प्रोग्राम, और चूंकि मैं एंकर करता था वो प्रोग्राम, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ही हमने वो भी करके दिखाया, बट 22 दफ़ा फेल भी हुए प्रोग्राम करने में, फिर हमने एक प्रोग्राम कंप्लीट किया। सो जहाँ पे जहाँ पे आप चैंपियन करें उस कॉज को और सब इकट्ठे हों, तो आप ये काम कर सकते हैं। बट स्किल की कमी होती जा रही है, जब तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनेंगी। देखिए, मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करते कि किसी को कहा बस चला दें, किसी को कहा पावर प्लांट लगा दें। आपने तो अपनी पूरी एग्रीकल्चर को, अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग को, इन दो के अलावा कोई तीसरी पॉलिसी नहीं है। एक पॉलिसी चाहिए आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, पैदावारी सलाहियत आपकी एज एन एंकर, मेरी एज एन इकोनॉमिस्ट, किसी की एज ए मैन्युफैक्चरर, किसी की एज ए फार्मर। ये काम तो आपने करना है। जब आप ये पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे तो दुनिया को धागे के अलावा भी कुछ बेचने के काबिल होंगे। एक बैटरी सेल नहीं बना पा रहे डॉक्टर साहब, अब प्रेडिक्शन की जा रही है, और हकीकत के बहुत करीब प्रेडिक्शन है कि आने वाली गवर्नमेंट भी नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, यानी तमाम सियासी जमातें होंगी, सबके स्टेक्स इसके अंदर शामिल होंगे, सबकी वजारतें भी होंगी, सबके मुशीर भी होंगे। इतने बड़े
अगर अगर हम एक प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं आने वाले वक्त में, तो क्या इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो पाएगी? इतना आसान है? सलमान, इस वक्त 3 टीयर्स में इकोनॉमी की मैनेजमेंट हो रही है। मेरा ख्याल है आने वाले दौर में भी ऐसे ही होगी। एक चौथा टीयर मैं कहता हूँ ऐड करने को। आई एम होपिंग कि मैं कन्विंस कर पाऊँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं। नंबर 1 IMF का प्रोग्राम है, IMF का अगला प्रोग्राम भी होगा। नंबर 2, पाकिस्तान में एक आप मैनेजमेंट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट की। वो टैक्स में भी करेंगे, आप स्मगलिंग को भी रोकेंगे, होर्डिंग को भी रोकेंगे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को भी रोकेंगे। एक तीसरा जुज है SIFC का, जिसके अंदर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और इन्वेस्टमेंट आएगी। एक चौथा जुज है जो अभी तक मिसिंग है, वो है कि पाकिस्तान का जो फंडामेंटल रिफॉर्म है एनर्जी सेक्टर का, प्राइवेटाइजेशन का, ब्रॉड बेसिंग ऑफ टैक्स का, रेगुलेशन ठीक करके औरतों को बीच में लाने का, क्योंकि 50% आबादी तो खवातीन की है ना, हम उनको पीछे छोड़ के आगे नहीं जा सकते। अपने ईस्ट पाकिस्तान को देख लीजिए जो आज बांग्लादेश है, उसका एक सक्सेस फैक्टर यही डिफाइनिंग है, उसको लाने का। ये जो काम है जो कि कलीदी काम है, ये चौथा जो है जो कि गवर्नमेंट ने ऐड कर। 2 और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मुझे क्विक आंसर चाहिए उस पे। 2 और क्वेश्चन हैं क्योंकि ये अवामी सवाल है तो मुझे आपके साथ करने हैं। ये जो गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है जिसमें तकरीबन 3 लाख के करीब अफगानिस्तान के शहरी भी, इनके जाने से पाकिस्तान की इकॉनमी को फर्क पड़ेगा? और दूसरा क्वेश्चन, हमारे निगरान वजीर आजम कह रहे हैं कि जनवरी में 2 बहुत बड़ी सरमायाकारी आने जा रही है। कुछ आपको नजर में है कौन सरमायाकारी कर रहा है और किस मौके पर होगी ये जनवरी का महीना? जरूर। तो मैं पहले अफगान, देखिए जो भी पाकिस्तान में रह रहा है एज एन इलीगल सिटीजन, उसको जाना चाहिए। अगर मैं अमेरिका में ऐसे रह रहा हूं तो वो भी मुझे पाकिस्तान भेज देंगे, ये तो एक बात है। अफगानीज के जाने से देखें, एक तो बात है कि बहुत बड़ी इनफॉर्मेलिटी क्रिएट हुई है। ये जितना अफगान ट्रांजिट ट्रेड हो रहा है ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान का ये माल पाकिस्तान की मार्केट में बिकता है जो अफगानिस्तान जाना होता है। $4 अरब की पहले अफगान ट्रांजिट ट्रेड थी, अब बढ़ के $6.7 अरब पे पहुंच गई है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, चाय, टबैको, ये सब कुछ जो आपकी मार्केट्स में बगैर टैक्स किए हुए बिक रहा है, ये आपकी फॉर्मल मार्केट्स को बिठा रहा है, आपकी फॉर्मल इकोनॉमी को बिठा रहा है। और इसका भी जो $6.7 अरब है, ये भी आप ही इंपोर्ट में अपनी ऐड कर रहे हैं। सो आई एम होपिंग कि ये चीज अब जो है वंस एंड फॉर ऑल आने वाले वक्तों में स्ट्रीमलाइन होकर, आपको विल नजर आ रही है सिस्टम में, विल नजर आ रही है कि वंस फॉर ऑल ये चीजें खत्म होने जा रही हैं? और क्योंकि कोई शक नहीं है इसमें, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे गंदे किरदार मौजूद हैं जो इस स्मगलिंग के अंदर मुलविस हैं। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ये वो तमाम किरदार मौजूद हैं कि अफगानिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है भी नहीं, टैक्स फ्री करके वहाँ से वापस चीज़ें आती हैं। ये तो सारी चीज़ें हैं। तो आप समझते हैं कि वो माहौल बना हुआ है क्योंकि एक सर्टन किरदार तो अदा किया स्मगलिंग रोकने के हवाले से, फौज ने एक सर्टन किरदार अदा किया। हमने बहुत से देखा, बिजली चोरों के खिलाफ भी, डॉलर भी किसी हद तक कंट्रोल हुआ। हम ये भी देख रहे हैं, निगरान हुकूमत को क्रेडिट दे दें या इस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट दे दें, हम स्टॉक एक्सचेंज को भी बेहतरी की तरफ देख रहे हैं। क्या ऐसी बिल नजर आ रही है और क्या ये मुस्तकिल बुनियाद पर हो सकती है कि ये सिर्फ जंगी बुनियादों पर, आर्जी तौर पर हो रहा है? तो एक तो यह कि कुछ मैक्रो स्टेबिलिटी आई है इन चीज़ों से, ये तो याद रखिए। इनिशियल साइंस हैं कि इकोनॉमी भी थोड़ी सी, जिसमें आप कहेंगे रमक सी दिखाई दे रही है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट है ना, ये वीक एरिया इसलिए रहा है कि इस पे एक इनर्शिया आ जाता है। हम, आप सही कह रहे हैं सलमान, हम बहुत सा आगे जाते हैं, फिर उसके बाद वी टेक अ बैक सीट, थिंग्स बिकम नॉर्मल। आई डोंट थिंक कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं एनी मोर। सो मैं उम्मीद रखता हूं कि हम बारहा कहते रहेंगे पॉलिसी मेकर्स को, और मीडिया प्रेशर रखेगा कि स्मगलिंग जो है उसी तरह काबू पाया जाए, होर्डिंग उसी तरह काबू पाया जाए। ये चीज़ को हमें रख के चलना है। आपने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब क्लियरली दे सकता हूं कि क्या इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान इस वक्त एम कर रहा है। देखिए कुछ MOUs एम हो रहे हैं जो आपको दिखाई देंगे UAE, मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया से। एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है जो रेकोटेक के हमारी ओनरशिप है पाकिस्तान की, उसके शेयर्स की एक इवैल्यूएशन हुई है, वो एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर ने की है, वो सऊदी अरेबिया से शेयर हो रही है। लेट्स होप कि वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन दैट इज द बिग टिकट आइटम दैट इज देयर। इस पे बातचीत हो रही है जो इस वक्त कहा भी जा रहा है। लेट्स होप कि हम कुछ मूव करेंगे, पर आने वाले वक्तों में हमें इन्वेस्टमेंट वो लानी है जो टेक्नोलॉजिकली हमें अपग्रेड करे, और सबसे लो हैंगिंग फ्रूट एग्रीकल्चर है। सर इसी का जिम्नी सवाल है, दूसरी इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद? पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो अब वाइट एलिफेंट लग रहे हैं, उनकी निजकारी? एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में जहां पे आपने प्राइवेटाइजेशन की है, टेलीकॉम सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये दोनों मे नॉट बी
ठीक, ideally performing, but they are much better than the energy sector. आप खुद कहेंगे ना कि हाँ यार मुझे मोबाइल की सहूलत ज़्यादा है पर बिजली की सहूलत और गैस की सहूलत में बहुत दिक्कत है. सो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, डिस्कोस की आउटसोर्सिंग ऑफ देयर मैनेजमेंट, जनरेशन कंपनीज को ऑफलोड करना, सुई कंपनीज को करना, ये पाकिस्तान का अगला 5 साल का डिफाइनिंग एजेंडा होना चाहिए. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, इट इज टू हैव यू इन माय प्रोग्राम. आप खुश रहें, आपका बहुत शुक्रिया. नसीमुर रहमान साहब जी, डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ मालियात, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. सादे सादे से अवामी सवाल करता हूँ. स्कूल बंद करा दिए, बाजार बंद करा दिए, मार्केटें बंद करा दी, 3-3 बजे तक के लॉकडाउन कर दिए, इतवार के दिन मुकम्मल लॉकडाउन है, एक धेले का भी माहौल को फर्क नहीं पड़ा. क्या हल यही है? हमें इन्हीं फुटस्टेप्स पे चलना है? क्योंकि आप हैं वो असल बंदे जो हमें सही मशवरा भी दे सकते हैं, जो निगरान वजीर आला को भी मशवरा दे सकते हैं और निगरान वजीर आजम को भी मशवरा दे सकते हैं. हमें क्या करना है? हमारी जान छूटेगी, हम बहुत सी मामलात के अंदर फंस गए हैं. देखिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो आपने मुझे लाइन पे लिया. और दूसरी बात यह कि पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है. देखें ना, एक हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं. हमारा जो स्टबल बर्निंग हमारी तरफ हो रही है, जो फैक्ट्रियों का धुआं है, जो भट्टे हैं, या डस्ट पोल्यूशन है, या कूड़े को आग लगती है वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें. और एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें इंडियन साइड से वहाँ से स्टबल बर्निंग होती है, या उनके जो 285 पावर प्लांट हैं उसका इशू है. फिर नेचुरल फैक्टर्स हैं इसके अंदर. सारी चीज़ें मिली नहीं है, जुड़ी नहीं आपस में, ये जो इतना 3-4-5 सालों से ये मसला बना. अब जो रही बात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, तो हुकूमत पंजाब की हर मुमकिन कोशिश है कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो हमारे इंटरनल फैक्टर हैं, जो हम जो हमारी तरफ से जो प्रॉब्लम होती है, हम उसको जिस हद तक मुमकिन हो सके हम उन मसाइल को हल करें. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं आपके सवाल के आने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि हुकूमत कर क्या क्या रही है. इंडस्ट्री आपको पता है 80% हमारी इंडस्ट्री इस वक्त जो शुमाइल लाहौर की थी, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, जिसमें स्टील फर्नेसेज हैं, स्टील रोल मिल्स हैं, और इंडस्ट्री है जिसमें बॉयलर्स हैं, उनमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम पहले नहीं हुआ करते या नहीं लगे हुए थे. वो अब इस वक्त 80% में तकरीबन या तो लग चुके या लगने के मराहल. 2 अरब रुपए उसके लिए हुकूमत पंजाब ने फिक्स कर दिया कि किसी के पास पैसे नहीं है तो वो उसमें से इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं पंजाब शमाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन से. भट्टा हमारा जिगजैग पे 70% से ज्यादा कन्वर्ट हो गया. इसी तरह जो हमारी व्हीकलर पोल्यूशन है, ये सारे असबाब थे ना इसके. 31 अजला में इस वक्त पंजाब के फुली कंप्यूटराइज मैकेनाइज फिटनेस टेस्टिंग सेंटर बन गए, जो इंजन, ब्रेक, लाइट, हर चीज को धुआं हर चीज वहां से गाड़ी की टेस्ट होती है. ये भी एक नजर दिया गया. 3 अरब रुपए इसमें मुख्तस कर दिए गए कि जो बसें हमारी उसको इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट किया जाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बातें समझ आ रही है. सादा अवामी सवाल, इतना कुछ कर लिया, कुछ चीजें 70% अचीव कर ली, कुछ चीजें 90% अचीव कर ली, कुछ चीजें 60% अचीव कर ली. लाहौर की सिर्फ जो हवा है वो 2nd या 3rd या 4th नंबर पर नहीं आ पा रही. इतना कुछ अचीव करने के बावजूद मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो टाइम है ना सर, 28-29 अक्टूबर से लेके नवंबर के एंड तक, बाकी सारे फैक्टर्स, व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, भट्टे पूरा साल रहते हैं. ये जो 28 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर से लेके जो नवंबर एंड तक का टाइम है, इसमें आ जाती है स्टबल बनने. हमारी साइड पे भी, इंडियन साइड पे. जो हमारी साइड है उसमें तो स्मोक रूल्स बन गए, उनको जुर्माने हो रहे हैं, उनको सजाएं हो रही हैं, उनको बहुत कुछ हो रहा है. हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अक्टूबर पूरा महीना, अगर अक्टूबर के स्टार्ट का एयर क्वालिटी इंडेक्स ले, वो 100 से 150 की रेंज में होता है. और जो ही ये टाइम आता है, और ये अक्टूबर पूरा महीना ऑलमोस्ट जो विंड डायरेक्शन होती है वो हमारी तरफ से इंडियन साइड से. और जो 28-29 अक्टूबर का टाइम आगे, ये जो पिछले 4-5 सालों से हमने मुशाहिदा किया है, ये जो पीक टाइम है जिसमें बहुत ज्यादा खेतों में आग लगती है. और पता है, एक खेत में आग लगती है जो 1 एकड़ है, उसके ऊपर एक धुएं का बादल होता है. तो इसमें जो विंड डायरेक्शन है वो अनफॉर्चुनेटली, आई अंडरस्टैंड. डॉक्टर साहब, आबादी कितना बड़ा फैक्टर है इसमें? क्या जमीन के पास अब गुंजाइश नहीं रही कि इंसान को समेट सके, उसको संभाल सके? इंसान ही मिस्टेक कर रहा है. आबादी तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, क्योंकि हमारा आबादी पे भी कंट्रोल नहीं है, हमारा गाड़ियों के इंडक्शन पे भी कंट्रोल नहीं है. ठीक है ना जी, वो तो फैक्टर है. लेकिन उसमें जो हमारी ये जो चीजें हैं, मसाइल हैं, इसको
आपका सवाल था कि हुकूमत पंजाब लॉकडाउन तो ऑप्शन तो कर रही है, हुकूमत पंजाब बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही है ताकि हमारे जो अपने इंटरनल फैक्टर्स हैं उसको हम कंट्रोल करें। आपको पता है स्मोक पहले नहीं हुआ करती, पहले आपकी धान की फसल हाथ से लोग फसलें काटते थे, नीचे से काटते थे, उसको स्टबल को आग नहीं लगानी पड़ती। जब से ये मशीन है या हार्वेस्टर के साथ जब से इसको काटना पड़ गया तो उसमें 1 फुट से 100 फुट उसके जो तना है वहाँ खेत के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि आगे गंदम काश्त करनी होती है, ये फिर फौरी तौर पे आसान हाल होता है कि उसको आग लगा देते हैं। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कह दिया है कि पहले भी उन्होंने 100-150 करीब मशीनें ऐसी ली हैं। उन्होंने कहा जी मुकम्मल सेंटर पंजाब के लिए जो 7-8 अजला हैं जहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक पूरा एक प्रपोजल लेके आए ताकि हम नेक्स्ट ईयर से पहले जो हमारी तरफ से है वो तो हम उसको कंट्रोल करें और उनको हम सब्सिडाइज रेट पे ये मशीनरी प्रोवाइड करें। फिर भी उसके बावजूद भी ये नहीं होगा कि हम ये मैं आज आपको कह दूं कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसमें ये फर्क पड़ जाएगा जरूर कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है उस हद तक हम उस पर कर लेंगे। अगर दूसरी क्योंकि बॉर्डर के ऊपर कोई दीवार तो नहीं बनी हुई, अगर वहां से कसाफते हैं वो विंड डायरेक्शन इस तरफ होती है तो वो उन्होंने हमें हिट करना ही करना है, लेकिन हमने बल्कि अपने तौर पे जो हमारे अपने मसाइल हैं उनको तो हमने हल करना है ना, जितना हम अपने वसाइल के मुताबिक। चले हमारे ये वसाइल अगर फर्स्ट वर्ल्ड होता या सेकंड वर्ल्ड होता, जारी बात है वहाँ भी ये धान की फसलें होती हैं, वहाँ भी ये कटाई होती है। एक तो आपने बता दिया कि मशीनें ऐसी हैं कि वो जड़ से ही उसको उखाड़ लेती हैं, वो मैनुअल कटिंग वाला हिसाब नहीं है। वो इस सिचुएशन को किस तरीके से देखती हैं? क्या बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया जाता? नहीं, वो देखिए ना, हमारे जो रीजन है पूरा, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे जो ममालिक हैं, आपको पता है क्लाइमेटिक चेंजेस में हमारा इस रीजन में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1%, और फैक्ट्रीज में है ना हम पहले 10 मुल्कों में हम फ्लड्स को फेस कर रहे हैं ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड जो फ्लड्स आ रहे हैं, हम इस तरह की जो मसाइल को फेस कर रहे हैं ना, लेकिन हमने अपने वसाइल के मुताबिक जो हमारा कंट्रीब्यूशन है हमने उसको हल करने की, देखिए ना आर्टिफिशियल रेन की बातें ज़ेरे गौर हैं। आप ये देखिए कि हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके करने से कोई इसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, हालात बेहतर हो सके। और बाकी जहाँ तक ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया था, ये आप देखें हर साल इसी मौसम में, जब कटाई का मौसम होता है इसी में ये बढ़ जाता है, और उसके बाद आप देखें कुछ दिनों के बाद ये नॉर्मल अपनी उस पर आना शुरू हो जाएगा, जो एक रूटीन में चलता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, मसनूई बारिश का मंसूबा था, उसका क्या बना? वो मुमकिन है? मुमकिन है वो भी ज़ेरे गौर था कि इसको ये एक्सपेक्ट जो है हमारा, इसको भी हमें कर लिया जाए, तो वो भी ज़ेरे गौर है जी, बिल्कुल है कि अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारा ख्याल है कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स यूं ही स्टबल बनने खत्म हो गया कि गंदम काश्त शुरू हो जानी है, मुकम्मल हो जानी है, तो फिर ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। लेकिन वो तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है, हुकूमत उसके ऊपर सोच रही है, समूह सकर्स के ऊपर सोच रही है, हर वो ऑप्शन जो कहीं और हो रहा है वो उसके ऊपर अब हमारी हुकूमत सोच रही है। ला सर, क्विक आंसर, ये स्मोक को मुस्तकिल खत्म करने की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो रिक्वायर्ड है, इतना तो हमें अंदाजा है। क्या हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस सेटअप के अंदर इतनी गुंजाइश है कि इसके लिए भी फौज को बुलाना पड़ेगा? नहीं, वो तो ज़ाहिर वो भी हमारा अपना इदारा है, वो हमारे साथ अब जो आर्टिफिशियल रेन में वो इदारे स्पार्को वगैरह, जो हमारे मेट ऑफिस, सारे मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसमें हम एक दूसरे की हेल्प करके इस मसले को हल करें, तो वो ज़ाहिर है वो भी हमारा हिस्सा है, हम में से हैं, और उनकी मेहरबानी को हमें सपोर्ट करते हैं साथ जहाँ की हमें जरूरत होती है। ऐसी बात नहीं है, वो हर ऑप्शन के ऊपर गौर है, हर तरीके से जॉइंटली ये इसके ऊपर। अब 14 महकमे पंजाब में जो मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो एक महकमा नहीं कर रहा हमारा अकेला, अल्लाह करे ये 14 महकमे जो काम कर रहे हैं वो नजर भी आए। शुक्रिया नसीमुर रहमान साहब, डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, हमसे बात कर रहे थे। ज़बरदस्त डिस्कशन रही जी। बहुत सी जगहों पर आबादी ये भी फैक्टर कर रही है, विल का बड़ा है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, और प्लानिंग तो डेफिनेटली है। ये आज के नहीं, पिछले 10, 12, 13, 14 साल से पाकिस्तान का मसला है, और स्पेशली पंजाब का मसला है। फसलें पहले भी जलती थी, लेकिन इस बार इनके जलने और पहले इनके जलने में वो ख़ास फ़र्क तो है, जिसमें यकीनन प्लानिंग का फुकदान है और प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन का भी फुकदान है। यकीनन हमने अवाम के सवाल रियासत के सामने रखे। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।